कल हम लोगों ने औषधि सेवन काल पढ़ लिए। आज हम लोग बात करेंगे अनुपान क्या होता है। अनुपान आयुर्वेद में किसी भी दवा को लेने के लिए अनुपान बहुत महत्वपूर्ण है। बिना अनुपान के दवा उतना फायदा नहीं करेगी जितना उसको फायदा करना चाहिए। अनु मतलब बाद में, पान मतलब पीना, यानी दवा लेने के बाद में पीना। लेकिन दवा लेने के बाद में ही नहीं, इसकी डेफिनेशन देखें तो अनु सह पश्चात, अनु सह पश्चात वा पीयते इत अनुपानम, इति अनुपानम। तो यहाँ पर तीन शब्द हैं, अनु, सह और पश्चात। तो अनु सह, सह का मतलब होता है साथ में, और पश्चात मतलब बाद में। तो अनुपान की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि औषधि द्रव्य सेवन के साथ या बाद में जिस द्रव चूर्ण आदि का सेवन किया जाता है, उसे अनुपान कहते हैं। उसे अनुपान कहते हैं। तो औषधि द्रव्य के साथ में या बाद में जिस द्रव पदार्थ या चूर्ण आदि का सेवन करते हैं उसे अनुपान कहते हैं। इससे लाभ क्या होगा, क्या फायदा होगा, बेनिफिट्स क्या होंगे इससे? इससे लाभ होता है कि अनुपान औषधि द्रव्य को विलीन कर देता है। अनुपान औषधि द्रव्य को विलीन कर उसके संवहन यानी कि सर्कुलेशन, एवं शोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन में सहायता प्रदान करे। तथा औषधि द्रव्यों के गुणों को बढ़ा दे। औषधि द्रव्यों के गुणों को बढ़ा दे। तो अनुपान का काम क्या हुआ? अनुपान एक तो किसी भी मेडिसिन के सर्कुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जैसे आपने कोई दवा खाया तो उसके एब्जॉर्प्शन, आंतों में वो दवा जाती है तो एब्जॉर्ब होती है, फिर उसके बाद में उसका सर्कुलेशन होता है। तो इन दोनों में अनुपान जो है सहायता करता है, और साथ ही साथ औषधि जो द्रव्य हैं इनके गुणों को भी अनुपान बढ़ा देता है। अनुपान अगर हम दोषों के अनुसार देखें तो एक टेबल बना लें, एक तरफ लिखें दोष और एक तरफ लिखें अनुपान। दोष अगर वातज विकार है, किसी व्यक्ति को वात व्याधि अगर है तो उसे अनुपान स्निग्ध लेना चाहिए, यानी कि तैल युक्त हो, थोड़ा सा किसी भी स्नेह युक्त हो, और गरम गरम अनुपान लेना चाहिए, उष्ण।
दूसरा, अगर किसी को पित्त विकार है तो पित्त विकार में अनुपान हम मधुर और शीतल लेंगे। मधुर, क्योंकि मधुर और शीतल द्रव्य पित्त शामक होते हैं। कफज विकार किसी को है तो उसमें अनुपान हम रुक्ष और उष्ण लेंगे। रुक्ष और उष्ण द्रव्य जो होते हैं वो कफ को शमन करते हैं। नेक्स्ट लिखें, माहेंद्र जल को श्रेष्ठ अनुपान माना गया है। वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का जल पृथ्वी पे ना गिरे उससे पहले ही उसे कलेक्ट कर लिया जाए। तो चूंकि सबसे शुद्ध जल, भाई बारिश कैसे होती है, पहले पानी वेपर बन के भाप बन के ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे बरसता है। जैसे आप लोगों ने इंजेक्शन कभी लगाया होगा तो देखा होगा डिस्टिल वाटर आता है, वो कैसे, वो भाप ही जो कलेक्ट की जाती है वही डिस्टिल वाटर है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। वैसे ही पानी बारिश होती है तो वो महेंद्र जल कहलाता है और वो अनुपान में श्रेष्ठ होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला है, कृष व्यक्ति, इसमें अनुपान के लिए सुरा, यानी कि उसे एल्कोहल का अनुपान श्रेष्ठ होता है, सुरा का। और अगर कोई मोटा व्यक्ति है, स्थूल व्यक्ति है, तो मधु तक अनुपान। मधु मतलब शहद का पानी बना ले, क्योंकि शहद क्या होता है, कफ का और मेद का, जो मोटा व्यक्ति होता है उसके अंदर कफ और मेद होता है, तो उसको क्या करता है, शहद कम करता है, काट के अलग कर देता है। तो इसीलिए शहद का जो पानी है वो मोटे व्यक्ति के लिए अनुपान के लिए श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा अनुपान हेतु अनुपान हेतु शीत उष्ण जल, शीतल जल, उष्ण जल, आसव, अरिष्ट, मध्य, यूज, फलाम्ल। फल अम्ल मतलब खट्टे फल, दूध, मांस रस, मधु, मधु यानी कि शहद, और घृत आदि का प्रयोग करें। तो ये अनुपान के लिए ये सारी चीजें प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखें, वैरोधिक आहार द्रव्य। वैरोधिक द्रव्य या इन्हें विरोधी द्रव्य, इसमें लिखें चरक ने इसके 18 घटक बताए। चरक ने वैरोधिक आहार के 18 घटक बताए। तो इसमें पहले नाम लिख लें। नंबर 1, देश विरुद्ध। नंबर 2, काल विरुद्ध। नंबर 3, अग्नि विरुद्ध। नंबर 4, मात्रा विरुद्ध।
नंबर 5 सात्व विरुद्ध। नंबर 6 दोष विरुद्ध। नंबर 7 संस्कार विरुद्ध। नंबर 8 वीर विरुद्ध। नंबर 9 कोष्ठ विरुद्ध। नंबर 10 अवस्था विरुद्ध। नंबर 11 क्रम विरुद्ध। नंबर 12 परिहार विरुद्ध। नंबर 13 उपचार विरुद्ध। नंबर 14 पाक विरुद्ध। नंबर 15 संयोग विरुद्ध। नंबर 16 हृदय विरुद्ध। नंबर 17 संपत्ति विरुद्ध। नंबर 18 विधि विरुद्ध। ये 18 भेद होते हैं विरुद्ध के। देखो जब मैं पढ़ाया करूं इस समय आप लोग मत लिखा करिए। कई बच्चे जो हैं जब मैं पढ़ाता हूं तो उस समय अपना नोट्स बनाते रहते हैं। बिल्कुल नहीं। जब मैं पढ़ा रहा हूं आपके सामने जो लिख रहा हूं सिर्फ सुनो बैठ के और समझो मैं क्या बता रहा हूं। इसके बाद में रिकॉर्डिंग क्लास अपलोड हो जाती है। आप रिकॉर्डिंग क्लास देखिए तब जाके नोट्स बनाइए। अभी क्लास में सिर्फ समझो क्योंकि अभी लिखने में पड़ जाओगे तो समझ नहीं पाओगे, फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुनोगे समझने का काम करोगे। पहले समझो, लिखने का काम तो बाद में भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग रहेगी। सबसे पहले देखें कि देश विरुद्ध क्या होता है। देश का मतलब कंट्री और विरुद्ध मतलब विपरीत। जैसे कोई व्यक्ति राजस्थान में रहता हो, राजस्थान में एकदम मरुस्थली भूमि है, वहां हवा बहुत चलती है, रूखापन होता है, यानी कि वहां वात बड़ी होती है। अब जैसे कोई व्यक्ति राजस्थान में रहता हो, वहां वात बढ़ी होती है और वो व्यक्ति रूखे अनाज जैसे लैया चना है या जौ है, ये रूखे अनाज जो है ये खाए तो उसके शरीर में वात और बढ़ जाएगी। तो एक तो पहले से वहां वात बढ़ी है और वो वात और बढ़ाने वाली चीजें खाएगा तो शरीर के अंदर वात प्रकोप हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो वातज व्याधि जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिवात है, ये सब पहले हो जाएंगे उसे। या कोई व्यक्ति सोचो समुद्र के किनारे रहता है, वहां पानी बहुत है, वो आनूप देश कहलाता है। वहां पानी बहुत, इसका मतलब कफ धातु बढ़ी है शरीर में और वो खूब मीठी चीजें खाए तो उसे डायबिटीज वगैरह जल्दी हो जाएगा। तो आचार्य चरक कहते हैं कि हमको देश विरुद्ध कहने का ये मतलब है कि जिस देश में रहते हो उस देश के विपरीत चीजें आपको करनी। ये उन्होंने बताया कि जैसे राजस्थान में वायु बढ़ी है तो वात समन वाली चीजें खाइए, वात बढ़ाने वाले ना खाइए, वरना अगर आपको उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो वो देश विरुद्ध कहलाता है। तो देश 3 प्रकार के होते हैं, जैसे जांगल देश, आनूप देश। जांगल देश के ब्रैकेट में लिख लेना कि यहाँ पर वात बढ़ी होती है। आनूप देश में कफ बढ़ा होता है। और तीसरा देश होता है साधारण देश, जहां हम लोग रहते हैं, ये साधारण देश है। और देश विरुद्ध का एक एग्जाम्पल लिख लीजिए यहीं पर, छोटा सा एक एग्जाम्पल जो भी बताया कि जांगल देश में रुक्ष तीक्ष्ण, रुक्ष तीक्ष्ण वस्तुओं का सेवन देश विरुद्ध हो जाएगा। फिर काल विरुद्ध क्या है। काल ऋतुएं जो होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं, तो 6 ऋतुओं के विरुद्ध जैसे शीतकाल पड़ रहा हो तो शीतकाल में शीत सेवन,
काल विरुद्ध हो गया, एक तो ठंडी पड़ रही है, ऊपर से आप ठंडी का सेवन कर रहे हैं। फिर अग्नि विरुद्ध, अग्नि जो होती है 4 प्रकार की होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था। जब क्रिया शारीर पढ़ रहे थे तो उस समय अग्नि के बारे में पढ़ा था। 4 प्रकार की होती है, तीक्ष्ण अग्नि, समअग्नि, विषम अग्नि और मंद अग्नि। अब इसका एग्जाम्पल देखें, अगर किसी को मंदाग्नि हो, यानी कि उसको पाचन उसका सही से नहीं हो रहा है, और मंदाग्नि में गुरु द्रव्य सेवन करे, यानी कि एक तो उसको पहले से पाचन अच्छा नहीं हो रहा है, ऊपर से भारी चीजें खा रहा है, तो उसकी अग्नि विरुद्ध हो गई। यानी कि अपने अग्नि के अनुसार उसको हल्का खाना खाना चाहिए, लेकिन वो खा रहा है भारी खाना, तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा, बीमार हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। मात्रा, मात्रा मतलब जब कोई चीज आप खाते हैं तो एक मात्रा के अनुसार खाया जाता है, लेकिन जैसे कभी मधु और घृत समान मात्रा में मिलाने पर विष के समान हो जाते हैं। विष के समान हो जाते हैं। तो कभी भी मधु और घृत को एक समान मात्रा में नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट, सात्व। सात्व का मतलब है जो चीज आपके शरीर के लिए अच्छा हो, उसे सात्व कहते हैं। अब जैसे किसी को गर्म चीजें साथ में है और उसको ठंडी चीजें दो, तो वो सात्व विरुद्ध हो जाएगा। फिर दोष विरुद्ध में, उसमें लिख लेना सात्व विरुद्ध में। दोष में देखें कि वात विकार में रूक्ष शीत सेवन, वात विकार में रूक्ष शीत सेवन। वात विकार यानी कि वायु दोष बढ़ा हुआ है, और रूक्ष और शीतल चीजें क्या है, वायु को और बढ़ाएंगी, तो ये दोष विरुद्ध हो गया। आपको रूक्ष चीजें नहीं खानी चाहिए, लेकिन आपने खाया तो ये दोष विरुद्ध। नेक्स्ट है संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध में एरंड की लकड़ी में, एरंड की लकड़ी में भुना हुआ मोर का मांस या मयूर मांस, तो एरंड की लकड़ी में मोर का मांस नहीं भून के खाना चाहिए, विष के समान हो जाता है, ये संस्कार हो जाएगा। वीर विरुद्ध क्या है, शीत वीर्य को उष्ण वीर्य के साथ सेवन। जैसे दूध जो है ये शीत वीर्य वाला होता है, और इसमें नमक मिलाकर खाएं तो क्या होगा, नमक उष्ण वीर्य वाला है, तो उससे व्याधि हो सकती है। ऐसे ही कोष्ठ यानी कि पेट विरुद्ध। कोष्ठ, किसी का कोष्ठ जो होता है वो मृदु कोष्ठ, मृदु कोष्ठ मतलब अगर वो थोड़ा सा दूध वगैरह उसका पेट खराब रहता है। अगर पेट उसका खराब है और आपने उसको और दूध पिला दिया तो पेट और खराब हो जाएगा, तो ये कोष्ठ विरुद्ध। ऐसे ही अवस्था विरुद्ध। बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था, मध्यमावस्था। बाल्यावस्था में तो सब पचा डालता है, वृद्धावस्था में उसकी पाचक अग्नि कम है, पता चले आपने उसको बहुत सारी उल्टी सीधी चीज खिला दिया वृद्धावस्था में, तो बीमार हो जाएगा, तो वो अवस्था विरुद्ध। फिर एक क्रम विरुद्ध। क्रम में जैसे सबसे पहले मधुर खाना चाहिए, फिर उसके बाद में कटु वटू चीजें खानी चाहिए, तो ये सीक्वेंस उल्टा कर दो, तो एक क्रम विरुद्ध। तो ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पूरे में देखें तो एक आपका मात्रा, संस्कार, ये थोड़ा सा याद रखें, मात्रा और संस्कार याद रखें, वीर याद रखें। परिहार विरुद्ध देखें, परिहार भी इंपॉर्टेंट है। परिहार विरुद्ध में क्या है कि जो आहार है, जैसे सुअर का मांस, वराह मांस खाकर उष्ण जल सेवन,
उष्ण जल सेवन, वराह यानी कि सुअर का मांस खाकर गर्म जल पीना। फिर दूसरा है उपचार विरुद्ध। उपचार यानी कि ट्रीटमेंट के विपरीत आप ले रहे, जैसे घृत है, घृत आदि स्नेह, स्नेह का मतलब होता है जो तेल घृत वसा मज्जा, ये स्नेह होता है। स्नेह पीने के बाद में कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना होता है, हमेशा गर्म पानी पीना होता है। लेकिन इस घृत आदि स्नेह को पीकर शीतल जलपान, शीतल जलपान यानी कि घृत आदि स्नेह को पी लिया और ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, यानी कि जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो उसका उल्टा ही आपने कर दिया। तो ये उपचार विरुद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाक विरुद्ध छोड़ दीजिए, कच्चा खा लिया, बिना पके खा लिया। संयोग में अम्ल रस को मधुर रस के साथ में या दूध के साथ मिला के खाना। हृदय का मतलब समझे, हृदय का मतलब होता है जो मन को अच्छा ना लगे। हृदय विरुद्ध में मन को जो अच्छा ना लगे, तो वो हृदय विरुद्ध। अरुचिकर। फिर संपत विरुद्ध भी इंपॉर्टेंट है। संपत में जो औषधि पूर्ण रूप से रस वीर्य आदि को ना प्राप्त हो, तो उसका सेवन संपत विरुद्ध कहलाता है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी प्लांट में कोई तत्व पूर्ण रूप से मैच्योर तभी होता है जब वो प्लांट मैच्योर होता है। जैसे आम का फल है, आम का फल इस समय एकदम छोटा बच्चा होगा एकदम, तो अगर उसको खाओगे तो कसैला लगेगा। लेकिन अगर वही आम थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो खट्टा हो जाता है। और देखो आम वही है, लेकिन जब वो पक जाता है तो कितना मीठा हो जाता है। तो मीठा होने के लिए उसे एक टाइम चाहिए, 2-3 महीने में ही आम पकेगा। ऐसे नहीं कि आम का फल लगा और पक गया। तो अगर उसके रस गुण वीर्य विपाक जो उत्तम होंगे वो 2 महीने बाद ही में मीठा होगा तभी होगा। उसी तरह किसी भी औषधि के अंदर ऐसा नहीं होता कि वो प्लांट मेच्योर ना हो और उसके अंदर सारे गुण आए, ऐसा नहीं होता। जब वो मेच्योर होगा तभी होगा, तो उसे ही बोलते हैं संपत विरुद्ध। अगर बिना मेच्योर हुए प्लांट को लेकर आपने दवा बना ली तो वो संपत विरुद्ध इंपॉर्टेंट है। और विधि मतलब जो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन बताया गया था जब क्रिया रचना पढ़ा रहे थे, तो उसका पालन न करना कहलाता है विधि विरुद्ध। तो ये था वैरोधिक आहार घटक के 18 घटक। नेक्स्ट अब हम लोग द्रव्य गुण की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे द्रव्य गुण के मौलिक सिद्धांत क्या होते हैं। द्रव्य गुण के मौलिक सिद्धांत, सबसे पहले देखें कि द्रव्य गुण क्या होता है। तो द्रव्याणाम नाम रूपाणी, द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुण कर्माणि सर्वसाः प्रयोगस्य चापि वर्ण्यन्ते यस्मिन् द्रव्य गुणम हितम।
द्रव्यगुण किसे कहते हैं कि जहां पर नाम रूपाणी, द्रव्यगुण के नाम रूपाणी द्रव्यों के, पहली चीज है नाम, फिर है रूप, फिर है गुण, फिर है कर्म, और फिर है प्रयोग। यानी कि द्रव्यगुण के नाम, द्रव्यों के नाम, रूप, गुण, कर्म और प्रयोग का, द्रव्यों के नाम, रूप, गुण, कर्म, प्रयोग का जहां वर्णन हो, अपि वर्णनते, वर्णनते मतलब जहां वर्णन हो, यस्मिन उसे द्रव्य गुण कहा जाता है। उसे द्रव्य गुण कहा जाता है। नेक्स्ट लिखें, द्रव्य गुण के पदार्थ। द्रव्य गुण के जो पदार्थ होते हैं, या द्रव्य गुण 7 पदार्थ होते हैं या अंग। ऊपर जो द्रव्य गुण की डिफिनीशन जो लिखी है वो द्रव्य गुण के अंग भी हैं, नाम रूप कर्ण, इनका सबका ज्ञान प्राप्त करना। तो द्रव्य गुण के पदार्थ जो है, इसका भी श्लोक हम लोग लिखें, द्रव्य रसो गुणों वीर विपाका। द्रव्य रसो गुण वीर विपाका, शक्ति रेवचा पदार्था पंच तिष्ठन्ति, पदार्था पंच तिष्ठन्ति, स्व स्व कुर्वन्ते कर्म च। स्व स्व कुर्वन्ते कर्म च। तो ये ऊपर वाला भी श्लोक भाव प्रकाश के हैं श्लोक ये। देखिए, अब द्रव्यगुण के पदार्थ कितने होते हैं? 7। नंबर 1 द्रव्य, इसके ऊपर नंबर 1 लिखें। रस के ऊपर नंबर 2 लिखें। गुण के ऊपर नंबर 3, वीर के ऊपर नंबर 4, विपाक नंबर 5, शक्ति के ऊपर नंबर 6 और कर्म के ऊपर लिखें नंबर 7। तो यही द्रव्य गुण के 7 पदार्थ हैं। अंदर लिख लें, 7 पदार्थों के नाम यहाँ ऊपर लिख लें। द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, शक्ति, कर्म। ये द्रव्य गुण के 7 पदार्थ हैं। तो इस श्लोक का भी मतलब है कि पदार्थ में यानी द्रव्यों में ये जो रस, गुण, वीर, विपाक और शक्ति, ये 5 चीजें जो रहती हैं, ये अपना अपना कर्म करते हैं। तो पदार्थ में रहने वाले रस, गुण, वीर, विपाक और प्रभाव अपना अपना कर्म करते हैं। नेक्स्ट लिखें, द्रव्य क्या होता है? तो द्रव्य जो है, द्रुगतो धातु से द्रव्य शब्द होता है।
ध्रुवगतो का मतलब होता है जिसमें गति होती है। जिसमें गति होती है वही द्रव्य कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था आम का। आम पहले छोटा बचपन एकदम छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर पक जाता है, फिर एक बार आम को आप तोड़ के खा जाते हैं, यानी कि आम नष्ट हो गया। तो यही है गति। गति मतलब जो हमेशा चलायमान हो और एक समय ऐसा है कि वो नष्ट हो जाता है, तो वही द्रव्य कहलाता है। तो कोई भी चीज है इस संसार में, द्रव्य अगर है तो उसमें गति पाई जाएगी। नेक्स्ट, इसकी परिभाषा क्या है द्रव्य की? बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, पूछी भी जा सकती है एग्जाम में कि यत्र आसिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत तद द्रव्यम। ये आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 1 में ये डिफिनीशन बताई है द्रव्य क्या होता है। सिंपल सी डिफिनीशन है कि यत्र आश्रिता, यत्र मतलब जहां, यत्र मतलब जहां, और आश्रित मतलब रहते हो। तो जहां कौन रहते हो? कर्म गुणा, कर्म और गुण। तो कर्म और गुण जहां पर रहते हो, लेकिन आगे क्या लिखा है? समवाय कारण। समवाय कारण मतलब समवाय संबंध से। समवाय संबंध से, तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो एक डिफिनेशन नीचे हम लोग लिख लेंगे, संस्कृत के वर्ड आपको पता चल गए। अब यहाँ लिखें, जहां कर्म और गुण समवाय संबंध से हो, जहां कर्म और गुण आश्रित हो, तथा जो अपने कार्य द्रव्यों का, जो अपने कार्य द्रव्यों का समवायी कारण हो, समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। उसे द्रव्य कहते हैं। देखो, अब इसको समझो थोड़ा सा। पहली चीज यहाँ पर समझना है, समवाय संबंध क्या होता है। समवाय मतलब दो या अधिक वस्तुओं का, या दो या अधिक संबंध एक दूसरे के बिना ना रहे। जैसे लैला मजनू, आप लोग सुने होंगे, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये क्या है? एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना मर गए थे। वैसे ही जो द्रव्य होता है, कर्म और गुण उसके अंदर इसी संबंध से रहते हैं। अगर द्रव्य मर गया तो कर्म और गुण मर गया। जैसे एक सीधा एग्जाम्पल आपके सामने है, आज आपका पनीर खाने का मन हो, आप पनीर लेके आओ। आपका पनीर खाने का मन है, आप पनीर लेके आप आए।
अब घर में पनीर क्या है? एक द्रव्य है। पनीर क्या है? द्रव्य है। और जब आप उसको खाएंगे तो उसके अंदर प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन उसके गुण हो गए। और प्रोटीन का काम होता है आपके शरीर को वियर एंड टियर से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना। यही मानिए कि प्रोटीन आपके शरीर को ताकत देगा, तो वो ताकत देना हो गया कर्म। अब आप पनीर लेके आए, पनीर ने आपने खाना है, खाने से आपके जो गुण है प्रोटीन वो आपको मिला, और गुण से जो ताकत है वो कर्म हो गया, वो आपको मिला। तो द्रव्य पनीर हुआ, उसमें रहने वाला प्रोटीन और उससे जो ताकत मिलती वो गुण और कर्म हो गया। अब सोचो पनीर आपको खाना था आज, लेकिन पनीर आप लाए, बाई चांस पनीर जो है नष्ट हो गया, या चूहा खा गया, बिल्ली खा गई। अब पनीर को चूहा बिल्ली ले गया, तो पनीर के साथ में प्रोटीन भी तो ले गया, उसके साथ में आपको थोड़े ना मिलेगा वो। तो यानी कि वो जो कर्म और गुण उसके अंदर थे वो उसके साथ ही चले गए, वो चूहे के अंदर चले जाएंगे, आपके अंदर नहीं आएंगे। तो यही समवाय संबंध है कि जब कोई चीज एक दूसरे के बिना ना रह सके तो वो समवाय संबंध है। इसमें जैसे गुड़ची ले लीजिए। गुड़ची क्या है? द्रव्य। गुड़ची का जो वीर्य है, इसके जो गुण है वो है स्निग्ध। स्निग्ध गुण होता है, शीत गुण होता है गुड़ची का। और इसका कर्म है ज्वरक। यानी कि गुड़ची जब आप खाएंगे तो आपका फीवर कम करेगा। लेकिन ये द्रव्य में गुण और कर्म क्या है, इसके अंदर रहते हैं समवाय संबंध से। जब आपने गुड़ची का सेवन किया तो आपका बुखार उतर जाएगा। आप सोचो, ये गुड़ची आप लेके आए और ये बाई चांस गुड़ची जल जाए, नष्ट हो जाए, तो जब इसको नष्ट हो जाएगी गुड़ची, तो इसके जो गुण और कर्म है जो कि इसके अंदर है वो भी क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। बात समझ में आपको आ गई होगी कि समवाय संबंध क्या है। और अपने कार्य द्रव्यों का समवाय कारण, कार्य द्रव्यों का समवाय कारण यहाँ पर जो गुरुचि है उसका कार्य क्या है? बुखार उतारना, ये कार्य है। अब बुखार उतारने के लिए गुरुचि तो होनी चाहिए ना, गुरुचि ही नहीं है तो बुखार कैसे उतरेगा? तो ये जो संबंध है कर्म और गुण का द्रव्य से, इसे ही समवाय संबंध कहते हैं, और यही द्रव्य की परिभाषा होती है। एक डिफिनेशन आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है। देखिए, इससे क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो जैसे पूछ लिया क्वेश्चन, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम डॉट डॉट यत तत् डॉट डॉट, आप भरिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो समवाय कारण फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा या द्रव्य आएगा, या फिर पूरी डिफिनेशन लिखते हैं, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम द्रव्य समवाय तद, उसके आगे डॉट डैश कर दिए। फिर पूछ लिया कि ये किसकी परिभाषा है, द्रव्य की, गुण की किसकी है, तो ये द्रव्य की परिभाषा है। तो दूसरी जो सुश्रुत ने एक और डेफिनेशन लिखते, द्रव्यम लक्षणम तु क्रिया गुणवत समवाय कारण। सेम वही बात इन्होंने भी बताई जो चरक ने बताई थी, बस इन्होंने थोड़ा सा बात शॉर्टकट में, जैसे चरक ने थोड़ा बड़ा श्लोक बताया, इन्होंने थोड़ा शॉर्ट बता दिया। बात वही है कि द्रव्यम लक्षणम तु क्रिया गुणवत, यानी कि द्रव्य का जो लक्षण है क्रिया, और क्रिया मतलब कर्म, क्रिया को लिख लें कर्म, और गुण समवाय कारण से जो आश्रित होते हैं द्रव्य में, वही द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट, द्रव्य प्रधान क्यों है? द्रव्य प्रधान की युक्तियां, यानी कि रस गुण वीर विपाक, इनसे द्रव्य प्रधान होता है। ये युक्तियां सुश्रुत ने बताई।
ये 9 युक्तियां सुश्रुत ने बताई, केवल इनके नाम लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 1 व्यवस्थित। व्यवस्थित यानी कि द्रव्य में गुण और कर्म व्यवस्थित रूप से रहते हैं। नित्यत, द्रव्य का नित्यत्व गुण होता है। जैसे आप कोई दवा लेके आइए और आप दवा लेते समय क्या देखते हैं? एक्सपायरी डेट देखते हैं। क्यों एक्सपायरी डेट देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि कहीं उसके अंदर का जो तत्व है वो नष्ट तो नहीं, यानी कि उसके गुण नष्ट तो नहीं हो गए। तो दवा पता लगता है नित्य है, लेकिन उसके अंदर रहने वाले गुण और कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर है स्वजाते अवस्थानम। स्वजात मतलब अपनी जाति में रहना। जैसे आम का फल है तो आम का फल अमरूद नहीं बन जाएगा, अमरूद का फल अलग है, उसकी जाति अलग है। और आम की तो द्रव्य अपनी जाति में रहता है। पंच इंद्रिय से ग्रहण कर सकते हैं। पंच इंद्रिय ग्रहण, आप आम के फल को सूंघ लें तब भी पहचान जाएंगे कि ये आम का फल है। उसको रस ले लें या उसको देख कर भी पहचान सकते हैं, छू कर पहचान। तो पांचों इंद्रिय से द्रव्य को ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आश्रय तत्व। गुण और कर्म द्रव्य में आश्रय होते हैं, इसलिए द्रव्य श्रेष्ठ होता है। आरंभ सामर्थ्य, किसी भी कार्य के आरंभ करने के लिए आप द्रव्य का ही प्रयोग, जैसे आपको बुखार उतारना है तो आप गुड़ची का ही प्रयोग करो। आरंभ आप द्रव्य लेते हो ना, ये थोड़े कहते हो कि इसके लिए बुखार उतारने के लिए स्निग्ध गुण लेके आओ या ये गुण लेके आओ तो उसका बुखार उतार। आप ये कहोगे ना कि ये सुदर्शन चूर्ण ले आओ या गुड़ची चूर्ण ले आओ बुखार, तो आरंभ सामर्थ्य। शास्त्रों में द्रव्य की ही प्रधानता बताई गई है, शास्त्र प्रमाण। फिर है क्रम अपेक्षितम। क्रम अपेक्षित होता है, द्रव्य क्रम अपेक्षित होने के कारण से श्रेष्ठ होता है। एक देश साधकत्म, एक देश यानी कि एक स्थान पर जो द्रव्य आप रख देंगे वो द्रव्य वहीं पर होगा, उसका स्थान दूसरा नहीं ले सकता। यानी कि इसमें स्थान ग्रहण करने की भी जो एक देश साधकत्म। तो ये 9 युक्तियों के द्वारा ये बताया गया है कि द्रव्य जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। एक श्लोक और लिख लें, सुश्रुत का ही है, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, पूछा जा सकता है। पाको ना अस्ति बिना वीर्याद, वीर नास्ति बिना रसाद, रसो नास्ति रसो नास्ति बिना द्रव्याद, द्रव्यम श्रेष्ठतमः स्मृतम। द्रव्यम श्रेष्ठतमः स्मृतम। तो इस श्लोक में सुश्रुत जी ने क्या कहा है, पहली लाइन देखिए। पाक मतलब विपाक। विपाक नास्ति बिना वीर्यात, विपाक बिना वीर के नहीं होता। और दूसरा लिखा वीर नास्ति बिना रसात, वीर बिना रस के नहीं होता। और फिर लिखा है रसो नास्ति बिना द्रव्यात, और रस बिना द्रव्य के नहीं होता। और द्रव्यम श्रेष्ठतम, इसीलिए द्रव्य श्रेष्ठ होता है। इसलिए द्रव्य श्रेष्ठ होता है। इसको समझने के लिए जो एग्जाम्पल बार बार दे रहे हैं, आम के एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। जैसे आम का फल है, आम के फल में अगर देखेंगे तो इसका रस जो होगा वो मीठा मधुर होगा। वीर इसका शीत होगा और इसका विपाक जो होगा
वो मधुर होगा। ये सारी चीजें, रस क्या है, वीर क्या है, विपाक क्या है, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको। और आम का फल क्या है, द्रव्य। और ये द्रव्य अगर आम का फल नहीं होगा तो क्या इसका रस मीठा होगा, नहीं होगा। अगर ये फल ही ना हो तो रस मीठा नहीं होगा। और जब रस मीठा नहीं होगा तो उसका वीर भी नहीं होगा, जब वीर नहीं होगा तो उसका विपाक नहीं होगा। अब वही चीज देख ले, यहाँ इस श्लोक में क्या लिखा है कि पाक यानी विपाक बिना वीर के नहीं होता। और जैसे वीर शीत है तो विपाक मधुर होगा। और वीर बिना रस के नहीं होता, तो रस मधुर है तो वीर शीत है। और रस जो है ये रस बिना द्रव्य के नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पर समझाई गई है। तो इस श्लोक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके बिना रस नहीं होता, किसके बिना विपाक नहीं होता, द्रव्य क्यों श्रेष्ठ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आज इतना ही, बाकी कल